आधी रात में बड़ी बहू का रहस्यमयी पार्सल। जुलाई की उस भयंकर तूफानी रात को हवेली में शोरगुल मचा हुआ है। छोटे बेटे अमित और उसकी नई नवेली दुल्हन प्रज्ञा की अचानक हुई लव मैरिज के बाद आज उनके गृह प्रवेश का समय है। अरे ओ राशि, मर गई क्या कहीं? जाकर देख जरा पिछला दरवाजा बंद है कि नहीं। पूरे घर में हवा घुसी चली आ रही है, मिट्टी उड़ उड़ कर गद्दों पर जम रही है। और तो और तेरे भाई का फोन भी नहीं लग रहा है, जरा दोबारा फोन लगाकर देख तो सही। अरे यार मम्मी, मैं तो कब से आरती की थाली हाथ में लेकर खड़ी हूँ। भैया भाभी की गाड़ी बारिश और तूफान में रास्ते में फंस गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप हर बात पर मुझ पर ही क्यों चढ़ाई करने लगती हो? भैया भाभी के लेट होने का गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ भाई, शुभ काम हो रहा है, क्यों बात बात पर चिल्ला रही हो? घर में नई बहू कदम रखने वाली है, जरा चेहरे पर थोड़ी मिठास लाओ। तुम तो चुप ही रहो जी। बड़ा बेटा 4 महीने से विदेश गया हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं है। छोटे वाले ने अपनी मर्जी से दूसरे शहर में जाकर झटपट शादी रचा ली और मैं यहाँ खड़े होकर ढोल नगाड़े बजाऊं। ऊपर से ये महारानी मायरा कोने में भूतनी की तरह मुंह लटका कर खड़ी है। माँ जी, मैं तो बस देवर देवरानी जी की आरती के लिए दिया जला रही थी। बाहर से तेज हवा आ रही है, इसीलिए दिया बार बार बुझ जाता है। रहने दे तू तो छूना भी मत इस आरती की थाली को। जब से इस घर में आई है ना, घर का पूरा सुख चैन ही निकल गई है। बेचारा मेरा बड़ा बेटा विदेश चला गया और तू ना तो इस घर को कोई औलाद दे पाई, ना घर संभाल पाई। ऊपर से जब से मेरा अविनाश विदेश गया है, तू तो ये सूती सिंपल साड़ी पहनकर बिना किसी चूड़ी श्रृंगार के ऐसे घूमती जैसे विधवा हो गई हो। पति के जिंदा होते हुए भी कैसी कलमुही की तरह मातम मना रही है। सही कह रही हो मम्मी, बड़ी भाभी तो कभी ढंग से सजती सवरती ही नहीं है। जब देखो तब मनहूसियत फैलाकर घूमती रहती हैं। राशि, माँ जी, मैं तो बस हमेशा यही भगवान से मनाती हूँ कि अविनाश जी एक बार सही सलामत वापस लौट आए, बस कोई चमत्कार हो जाए। अच्छा, तू तो ऐसे कह रही जैसे मेरा लड़का अब कभी वापस ही नहीं आएगा। मेरा बेटा विदेश गया है, समझ में आया तुझे? जब भी मुंह खोलती है मनहूसियत ही बोलती है। अरे मान भी जाओ रोहिणी, अब शांत भी हो जाओ। छोटी बहू के आने का समय हो गया है और तुम पता नहीं क्या क्या अपशगुन बोले जा रही हो। अपशगुन? मैं अपशगुन बोल रही हूँ? ये ढोंगिन अपशगुन फैला रही है। दिन रात अपने कमरे में ताला लगाकर बैठी रहती है, ना जाने दिन रात किस किस से क्या क्या पार्सल मंगवाती रहती है और कौन कौन से गुलछर्रे उड़ा रही है। तभी दरवाजे पर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजता है और दरवाजा खुलता है। अमित अपनी नई दुल्हन प्रज्ञा का हाथ थामे अंदर आता है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पापा। देखिए, मैं आपकी छोटी बहू को ले आया। रास्ते में इतनी तेज बारिश थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। आओ आओ मेरे लाल, जुग जुग जियो, खुश रहो। आइए देवरानी जी, आपका स्वागत है। मायरा जैसे ही आरती की थाली उठाने लगती है, रोहिणी झटके से उसका हाथ पीछे धकेल देती है। रुक, छोड़ उस आरती की थाली को। राशि, तू उतार अपने भैया भाभी की आरती। और बेटा प्रज्ञा, तू भी इस बड़ी बहू से जरा दूरी बना कर रखना। इसके तो कर्म ही फूटे हुए हैं। ये मनहूस है, तेरे अंदर भी मनहूसियत फैला देगी। अरे बाप रे, ये घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान? यहाँ तो कदम रखते ही सासू माँ ने मोर्चा खोल दिया। अमित, ये क्या तरीका है? सासू माँ इतने शुभ मौके पर जेठानी जी से ऐसे बात क्यों कर रही है? अरे ऐसी बात करनी चाहिए इनसे, तुम चुप रहो। तू नहीं समझेगी प्रज्ञा बेटा, 4 महीने से मेरा बड़ा बेटा विदेश गया हुआ है और ये कमरे में ताला लगाकर जाने कौन कौन से गुल खिलाती रहती है। रात रात भर पार्सल मंगवाती है। बस करिए माँ, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई हैं? हम लोग सफर से थक कर आए हैं। भाभी आप भी प्लीज अपने कमरे में जाइए। प्रज्ञा, तुम कलश गिराओ और अंदर आओ। जी, मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ। मायरा घबराकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागती है। प्रज्ञा चावल का कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। सभी थके हुए अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बिस्तर पर लेटी प्रज्ञा को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए आ रही थी। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे पिछले दरवाजे के पास से लोहे की खटखट और घिसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। हे भगवान, इतनी रात गए, ये 2:15 बजे किस चीज की खटपट हो रही है? कहीं घर में कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? मुझे अमित को जगाना चाहिए क्या? प्रज्ञा दबे पांव वापस अपने कमरे में जाकर सोए हुए अमित को धीरे से हिलाती है। अमित, सुनो ना अमित, उठो ना। क्या है प्रज्ञा, क्यों आधी रात को सोने नहीं दे रही हो? तुम्हें पता है मैं कितनी दूर गाड़ी चलाकर आया हूँ। चुपचाप सो जाओ। अरे सुनो तो सही, नीचे पिछले दरवाजे के पास कोई है, आवाज आ रही है। यार पागल मत बनो प्रज्ञा, मम्मी ने दरवाजों पर इतने मोटे मोटे ताले लगवा रखे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें प्यास लगी है तो जाकर पानी पी लो, मेरा दिमाग मत खाओ। हद है, ये आदमी तो नींद का इतना भूखा है कि इसे कुछ नहीं सुनाई देगा। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। एक तरफ मायरा अपने कमरे का ताला खोलकर दबे पांव
पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बाहर जमीन पर एक भारी भरकम भूरे रंग का पार्सल डिब्बा रखा है जिस पर लाल टेप से कॉन्फिडेंशियल लिखा है। कोई देख ना ले, कोई जाग ना जाए। अगर आज ये पार्सल किसी के हाथ लग गया तो सब तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रज्ञा सीढ़ियों से उतरकर रसोई की ओर नहीं बल्कि उस खटपट की आवाज का पीछा करते हुए गलियारी की तरफ दबे पांव एक एक कदम बढ़ाती है। आवाज तो पिछले दरवाजे की तरफ से आ रही है, कौन हो सकता है वहाँ? जितनी देर में मायरा भारी भरकम डिब्बों को दोनों हाथों से जमीन पर घसीटकर अंदर खींचकर जल्दी से पिछला दरवाजा बंद करती है और पार्सल को उठाकर अपने कमरे की ओर भागती है। तभी प्रज्ञा गलियारी की दीवार से सटकर तेजी से पिछले दरवाजे वाले मोड़ की तरफ पहुंचती है। अब पकड़ूंगी तुम्हें, देखती हूँ कौन है। प्रज्ञा जैसी मोड़ पर झपटकर पहुंचती है वहां पूरी तरह सन्नाटा होता है। पिछला दरवाजा बंद होता है और कोई नजर नहीं आता। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन अभी तो आवाज आ रही थी। क्या मेरा वहम था? तभी प्रज्ञा की नजर सीढ़ियों के पास ऊपर की तरफ पड़ती है। मायरा के कमरे के दरवाजे की दरार से मध्यम पीली रोशनी बाहर आ रही थी। प्रज्ञा झटके से पीछे मुड़कर ऊपर देखती है और उसे 2 बार ताला लगाने की आवाज आती है। अरे ये जेठानी जी थी क्या? ये इतनी रात को अपने कमरे से बाहर आई थी या अभी बाहर से अंदर घुसी हैं? और अंदर जाते ही तुरंत अपने कमरे में बाहर से ताला क्यों मार लिया? क्या सच में ये भाभी ही थी या कोई चोर? प्रज्ञा उलझन में सिर सहलाते हुए अपने कमरे की तरफ लौट आती है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ होता है। अमित बेटा, जरा ये तो बताओ, अविनाश से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? 4 महीने हो गए उसे विदेश गए हुए, एक बार भी उसने सीधे फोन पर हमसे बात नहीं की। जब भी पूछो तुम कहते हो कि मैसेज आया है। अरे हाँ पापा, मेरी तो 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी भैया से। असल में वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ना, वहाँ नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है और फिर यहाँ और विदेश के टाइम जोन में भी थोड़ा फर्क है। हमारी टाइमिंग मैच नहीं करती, इसलिए वो सीधे मैसेज ही कर देते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, भैया बिल्कुल ठीक ठाक है। मायरा रसोई में चाय बना रही होती है और जैसे ये सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रज्ञा पराठे की ट्रे हाथ में लिए डाइनिंग टेबल के पास आती है। अरे नव्या बेटा, तू क्यों पराठे लेकर आ रही है? तू तो नई दुल्हन है, तू शांति से बैठ। काम के लिए महारानी बैठी हुई है ना घर के अंदर। अरे यार मम्मी, बड़ी भाभी तो अभी भी अपने कमरे का ताला खोलकर बाहर निकली हैं। जब मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया तब जाकर महदम ने अपने दर्शन दिए हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि भाभी अपने कमरे को तिजोरी की तरह बंद करके क्यों रखती हैं और किसी को उनके कमरे में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है। जब से भैया गए हैं तब से कमरा खोलती ही नहीं है। अमित, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कमरे में बस पुरानी किताबें और मेरा सामान रखा हुआ है। धूल मिट्टी से बचाने के लिए ताला लगा देती हूँ। अच्छा जेठानी जी, धूल मिट्टी से बचाने के लिए? लेकिन माँ जी, मुझे भी कल रात में कुछ बहुत अजीब खटका था। जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो 2:15 या 2:30 बजे के करीब घड़ी का पेंडुलम बज रहा था। मैंने तो हमेशा 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे या 12 बजे घड़ी बजते सुना है, पर ये 2:15 या 2:30 बजे पेंडुलम बजने का क्या लॉजिक है? सब लोग नाश्ता छोड़कर प्रज्ञा की तरफ देखने लगते हैं। रात के 2:15 बजे मुझे पिछले दरवाजे की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आई, लेकिन जब मैं उन आवाजों के पीछे गई तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। फिर मैंने बस इतना देखा कि जेठानी जी अपने कमरे का गेट बंद कर रही हैं और उन्होंने अंदर से तुरंत ताला मार दिया। प्रज्ञा की बात सुनकर मायरा के हाथ से पराठों की प्लेट छूटते छूटते बचती है। तभी रोहिणी गुस्से में अपने हाथ का कप टेबल पर पटक देती है। क्या कहा प्रज्ञा? कल रात को ये फिर नीचे आई थी? ताला? भाभी, आप रात के 2:15 बजे उठकर बाहर क्या कर रही थी? और जब से भैया गए हैं तब से आपके नाम पर ये रात के अंधेरे में पार्सल कौन भिजवा रहा है? कुरियर वाला दिन में क्यों नहीं आता और हमें पता क्यों नहीं चलता? प्रज्ञा, अमित तुम गलत समझ रहे हो। वो बस घर का रद्दी और फालतू सामान था। अरे वाह भाभी, रद्दी का डिब्बा आधी रात को 2 बजे मंगवाया जाता है क्या? और उस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है। हमें बेवकूफ समझना बंद कर दो। बस बहुत हुआ। सुनते हैं आप बेद जी, आपकी लाडली बड़ी बहू घर के अंदर पता नहीं कौन कौन से गुल खिला रही है। मुझे तो लगता है कमरे में कोई बहुत बड़ा पाप कर्म कर रही है। बेटा मायरा, अगर कोई बात है तो साफ साफ बता दो। घर के माहौल को यूं संशय में मत डालो। अविनाश का भी कोई फोन नहीं आ रहा है, हम सब वैसे ही परेशान हैं। बाबूजी, मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती, बस भरोसा रखिए। मैं इस घर का कोई बुरा नहीं चाह रही हूँ। भरोसा? कैसा भरोसा भाभी? आज शाम तक अगर आपने अपने कमरे का ताला खोलकर हमें वो पार्सल नहीं दिखाया ना, तो मैं जबरदस्ती आपके कमरे का ताला तोड़ दूंगा। आप चाहे जो कर लीजिए, मैं अपने कमरे का ताला नहीं खोलूंगी।
मायरा तेजी से अपने कमरे में जाकर ताला लगा देती है। लेकिन दोपहर को जब कचरे वाला आया तो अमित काली पॉलीथिन में बहुत सारा कचरा फेंकने गया था, जिसे देखकर कचरे वाला भड़क गया। अरे भैया जी, अब से आपके यहाँ का कचरा उठाने के ज्यादा पैसे लगेंगे। पता नहीं क्या चक्कर है आपके घर का, हफ्ते में रोज इतने बड़े बड़े काले थैले निकल रहे हैं। इतना कचरा तो पूरे मोहल्ले में 2-4 घरों का मिलाकर भी नहीं निकलता। तू कौन होता है रे पैसे कम ज्यादा करने वाला? हमारे घर में कचरा निकलता है तो हम क्या करें? हमें खुद नहीं पता कि इतना कचरा कहाँ से आ रहा है। तभी बालकनी के कोने में खड़े बिन बैग को देखकर प्रज्ञा का माथा ठनक जाता है। अरे सुबह तक तो इस डिब्बे में बहुत थोड़ा सा कचरा था, अब अचानक दोपहर में ये इतना ठूस ठूस कर कैसे भर गया? प्रज्ञा हाथों में ग्लव्स पहनती और कचरे के बड़े थैले को टटोलती है। हे भगवान, ये क्या है? इतनी सारी रुई और खून से सनी हुई पट्टियां। ये किसका खून है? और ये कांच की बोतल कैसी है? प्रज्ञा कांच की शीशी को उठाकर ध्यान से देखती है। शीशी पर लाल लेबल लगा था जिस पर लिखा है फॉर्मलिन केमिकल प्रिजर्वेटिव। छी, ये तो बड़ी भयानक कड़वी बदबू है जो कल रात 2:15 बजे जेठानी जी के कमरे के नीचे से आ रही थी। फॉर्मेलिन, ये केमिकल तो अस्पतालों और फॉरेंसिक लैब में शवों और कटे हुए इंसानी अंगों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जेठानी जी के कमरे के कचरे में क्या कर रहा है? तभी पीछे से अचानक पैरों की आहट होती है। प्रज्ञा घबराकर मुड़ती है। वहाँ रोहिणी और अमित खड़े हैं। प्रज्ञा, तू इस गंदे कचरे के पास हाथ में दस्ताने पहनकर क्या कर रही है? माँ जी, अमित, ये देखिए, ये जेठानी जी के कमरे से निकला कचरा है। इसमें खून से सनी पट्टियां, फॉर्मेलिन केमिकल की ये खाली शीशी मिली है। क्या फॉर्मेलिन? ये तो लाशों को सड़ाने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माँ, आप समझ रही हैं इसका क्या मतलब है? हे राम, फॉर्मेलिन, लाशों को प्रिजर्व करने वाला केमिकल। ये भगवान, मेरी आशंका सच साबित हो रही है। ये जरूर कोई ना कोई जादू टोना करती है। कहीं ये बली वाली तो नहीं देती कमरे में? राम राम राम। माँ, 4 महीने से भैया का कोई फोन नहीं आया और ये भाभी हर हफ्ते रात के 2:15 बजे गुप्त पार्सल मंगवाती हैं। कहीं उस पार्सल में ये कोई गलत चीज तो नहीं मंगा रही, या जादू टोना का सामान, ताकि लोगों की बलि के नाम पर कत्ल करके लाश को प्रिजर्व कर रही हैं ताकि हवेली में बदबू ना आए। अमित, ये आप क्या कर रहे हैं? शरीर के टुकड़े। क्या कोई औरत इतनी खौफनाक हो सकती है? हो सकती है प्रज्ञा। ये उल्टा कोई टोना टोटका या बलि देने जैसा खौफनाक काम कर रही है। इसने जरूर कोई गड़बड़ घोटाला किया है। बस बहुत हुआ, अब मैं और सब्र नहीं रखूंगा। आज रात जैसे ही 2:15 बजेंगे और वो पार्सल आएगा, मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस के सामने इस कुल्टा के कमरे का ताला तोड़कर उससे पार्सल का खौफनाक राज खोलूंगा। दोपहर में हुए ड्रामे के बाद जब रात को खाना खाने के बाद जेठानी मायरा हमेशा की तरह सबके कमरों में गर्म दूध के गिलास देने गई, लेकिन प्रज्ञा दूध नहीं पीती थी, इसलिए उसने अपना गिलास मेज पर ही छोड़ दिया। अरे राम, आज इतनी थकावट क्यों लग रही है? आंखें अपने आप बंद हुई जा रही हैं। लगता है मौसम खराब होने की वजह से शरीर टूट रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। प्रज्ञा, तुम लाइट बंद करो और सो जाओ। ये क्या बात हुई? अभी रात के 10 ही तो बजे हैं, फिर अचानक सबको इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी? सासू माँ भी बेसुध होकर सो गई, राशि भी सो गई। हर रात इस घर के सारे लोग एक साथ इतने बेसुध क्यों हो जाते हैं? तभी प्रज्ञा को खिड़की के बाहर पिछले बगीचे से सूखी पत्तियों और मिट्टी के सरसराने की आवाज सुनाई देती है। प्रज्ञा पर्दे के पीछे से झांक कर देखती है। हे माता रानी, इतनी रात को गार्डन में कौन है काले कपड़ों में, हाथ में खुरपी लिए? वो तो जेठानी जी है। नंगे पांव इस भयंकर अंधेरे में मिट्टी क्यों खोद रही है? प्रज्ञा दबे पांव सीढ़ियों से उतरकर गार्डन की तरफ बढ़ती है। झाड़ियों के पीछे छुपकर वो मायरा को देखती है। मायरा जमीन पर बैठकर खुरपी से तेजी से मिट्टी खोद रही है और रो रही है। मुझे माफ कर देना जी, मैं आपके सबूतों को यूं मिट्टी में दबा कर नहीं रख सकती, लेकिन अगर ये किसी के हाथ लग गए तो वो पापी बच निकलेगा। बस एक बार और फिर मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। सबूत? मिट्टी में दबाना? ये किसका नाम ले रही है जेठानी जी? क्या सासू माँ का शक सच है? क्या भाभी सच में कुछ गड़बड़ कर रही हैं? कोई तंत्र मंत्र या कि चक्कर बक्कर? आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। प्रज्ञा जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकलकर मायरा की तरफ एक कदम बढ़ाती है, तभी तेज हवा का झोंका आता है और सूखी पत्तियां उड़ने लगती हैं। प्रज्ञा अपनी आंखें मूंद लेती है और जैसे ही आंखें खोलती है, मायरा वहां से गायब हो चुकी है। गड्ढा खाली पड़ा है और खुरपी वहीं पड़ी है। अरे जेठानी जी कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठकर मिट्टी खोद रही थी, पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई? हे भगवान, ये कोई इंसान है या भूत प्रेत?
प्रज्ञा डर के मारे थर थर कांपते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। प्रज्ञा की जाती घनी झोपड़ियों के पीछे से मायरा दबे पांव बाहर निकलती है। थैंक गॉड प्रज्ञा ने मुझे देखा नहीं। सही समय पर मैं झाड़ियों के पीछे छुप गई, वरना आज ही सारा खेल बिगड़ जाता। मुझे और संभल कर काम करना होगा। पिछली रात गार्डन में हुए किस्से के बाद अगली सुबह जब मायरा नहाने के लिए बाथरूम गई तो राशि हवेली के पुराने बंद पड़े स्टोर रूम की तरफ गई, जहां से एक तीखी बदबू बाहर आ रही थी। मम्मी, ओ मम्मी, जरा इधर आओ तो सही। इस पुराने स्टोर रूम में देखो कैसी भयानक सड़न और अस्पताल जैसी दवाई की बदबू आ रही है। क्या हुआ राशि, क्या चिल्ला रही है? हे राम, ये तो वही सड़ी हुई कड़वी दवाई की बदबू है जो उस दिन बड़ी बहू के कमरे से आ रही थी। तभी मायरा गीले बालों में साड़ी का पल्लू संभालते हुए वहां पहुंचती है और दोनों को देखकर चौंक जाती है। आ गई तू कल मुही। बोल, इस स्टोर रूम के पुराने लोहे के ट्रंक में क्या छुपा रखा है तूने? जो पार्सल 2 दिन पहले आया था उसे तूने इसी ट्रंक में ठूसा था ना? माँ जी छोड़िए मेरा हाथ। इस ट्रंक में बस बाबूजी के पुराने रद्दी कागजात और बक्से रखे हैं। आप बेफजूल मुझ पर शक कर रही हैं। झूठ मत बोले भाभी। अगर इसमें रद्दी कागजात हैं तो ये लाल रंग के कटे हुए टेप और पार्सल के गत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा अपने वेद जी, ये उल्टा पूरे घर में अपने पार्सल का सामान छुपा रही है। ये रोज रात को इसका कौन सा आशिक है जो पार्सल देकर जाता है और ये हमसे छुपाती है? माँ जी, ईश्वर के लिए मुझ पर इतना भयंकर इल्जाम मत लगाइए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रहने दो माँ, इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। देखना जब भी भैया आएंगे इनका कुलच्चपना अपने आप बाहर आएगा। तुम चलो यहाँ से। सुबह के ड्रामे के बाद अगली रात जब हवेली में फिर से गहरा सन्नाटा छाया, अब प्रज्ञा मायरा पर नजर रखे हुए थी। अभी रात फिर से उसने देखा कि मायरा चुपके से हवेली के पीछे के बने पुराने सड़ चुके तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ये इस पुराने बंद तहखाने में क्यों जा रही है? यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया। इस अंधेरे कमरे ने आपके आखिरी पलों का सच देखा। उसको लगता है कि वो जीत गया, पर वो नहीं जानता कि मैं उसका फंदा तैयार कर रही हूँ। फंदा? आखिरी पल? हे भगवान, जेठानी जी किससे बात कर रही है? तहखाने की दीवारों पर ये काले रंग से क्या बना रही है? कहीं है कोई काला जादू या टोना टोटका तो नहीं कर रही? मायरा अचानक मुड़ती है। प्रज्ञा झट से पीछे हटती है और दबे पांव हवेली की छज्जे से होकर मायरा के कमरे की बाहरी खिड़की के पास जाकर छुप जाती है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। फॉर्मेलिन केमिकल से इन फिंगरप्रिंट्स और खून के नमूनों को बचाना ही होगा। अगर ये सैंपल खराब हो गए तो सीआईडी रिपोर्ट में डीएनए मैच नहीं हो पाएगा। हे भगवान, औजार, खून से सना कपड़ा, फॉर्मेलिन का केमिकल। जेठानी जी रात रात भर इंसानी खून और औजारों के साथ क्या करती हैं? ये कोई सीधी औरत नहीं है। ये तो बहुत खौफनाक खेल खेल रही है। शायद कोई बलि वगैरह का चक्कर है। मुझे पता लगाना होगा। प्रज्ञा हड़बड़ाहट में पीछे हटती है तो उसके पैर से गमला टकराता है। छन! मायरा झटके से खिड़की की तरफ देखती है और प्रज्ञा तेजी से भाग निकलती है। अगली सुबह कल रात खिड़की से औजार, खून से सना कपड़ा और फॉर्मेलिन केमिकल देखकर प्रज्ञा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि कमरे के अंदर का सच जानने के लिए उसे उस ताले की चाबी चाहिए। अगले दिन सुबह 11 बजे प्रज्ञा मौका देखकर मायरा के कमरे के बाहर चुपकर खड़ी हो जाती है। तभी मायरा हाथ में तौलिया लिए अपने कमरे का ताला खोलती है, नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है। यही सही मौका है। जेठानी जी नहाने के लिए बाथरूम में गई और उनका कमरा खुला पड़ा है। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर ही अलमारी और कमरे के ताले की चाबियां रखी रहती है। मुझे तुरंत चाबी की छाप लेनी होगी। प्रज्ञा तेजी से दबे पांव मायरा के कमरे में दाखिल होती है। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी भारी लोहे की चाबियों के गुच्छे उठाती है, अपनी साड़ी के पल्लू से मोम की टिक्की निकालती है और ताले की चाबी को मोम पर जोर से दबाकर उसकी छाप ले लेती है। हे भगवान, चाबी की बिल्कुल साफ छाप आ गई है। अब दोपहर में जब बाहर से सामान सप्लायर आएगा तो मैं उसके कुरियर वाले साथी से चुपके से इस छाप से मास्टर चाबी बनवा लूंगी, ताकि रात में जब जेठानी जी सो जाए तो मैं बिना आवाज के ताला खोलकर अंदर जा सकूं। तभी बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आती है। हे माता रानी, जेठानी जी बाहर आ रही है। मुझे तुरंत चाबी वापस रखकर यहाँ से निकलना होगा। प्रज्ञा झटपट चाबी का गुच्छा ड्रेसिंग टेबल पर वापस रखती है और तेजी से कमरे से बाहर निकलकर पास के पिलर के पीछे छुप जाती है। उसी समय अमित और सासू माँ रोहिणी ने रात 2:15 बजे का इंतजार किए बिना चुपके से पुलिस को फोन कर दिया था कि अमित के ताला तोड़ने से पहले खुद जाकर देखना चाहिए कि जेठानी जी सच में कोई गुनाह कर रही हैं या बात कुछ और है। अगर जेठानी जी ने सच में जेठ जी के साथ कुछ गलत किया है तो वो इतने हफ्तों से इस हवेली में अकेले चुपचाप क्यों रह रही हैं?
और अगर पार्सल में कोई भयानक चीज है तो वो कुरियर वाला रात के अंधेरे में ही क्यों आता है? मुझे अमित और पुलिस के ताला तोड़ने से पहले खुद देखना होगा कि उस बंद कमरे में क्या है। प्रज्ञा अपनी साड़ी के पल्लू से मास्टर चाबी निकालती है जो उसने दोपहर में मायरा के नहाने के जाने पर स्टोर रूम की अलमारी से ढूंढी थी। वो कांपते हाथों से मायरा के कमरे के भारी ताले में चाबी लगाती है। हे भगवान, अगर जेठानी जी अंदर जाग रही होंगी तो मेरा क्या होगा? पर मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। प्रज्ञा दबे पांव कमरे में दाखिल होती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है, खिड़कियों पर काले पर्दे लटके हैं। हवा में फॉर्मेलिन और पुरानी किताबों की बहुत तेज कड़वी बदबू फैली है। छी, कितनी भयानक कड़वी बदबू है। यहाँ तो कोई सामान अपनी जगह पर नहीं है, सब अस्त व्यस्त पड़ा है। वो पार्सल कहाँ है? प्रज्ञा की टॉर्च की रोशनी अलमारी के पीछे जाती है। वहां एक गुप्त लकड़ी का दरवाजा, सीक्रेट पैनल थोड़ा खिसका हुआ दिखता है। प्रज्ञा आगे बढ़कर जैसे ही उस पैनल को खींचती है तो क्या ढूंढ रही हो प्रज्ञा? उस पार्सल को जो कल रात को आया था। हाँ जेठानी जी, आप यहाँ अंधेरे में कोने में खड़ी थी। हाँ, मैं जानती थी कि तुम आओगी। तुम बाकी घर वालों जैसी बेवकूफ नहीं हो प्रज्ञा। तुम्हारा दिमाग तेज चलता है, पर तुम यहाँ बहुत गलत वक्त पर आई हो। गलत वक्त? जेठानी जी, नीचे सासू माँ और अमित ने पुलिस बुला ली है। आपके कमरे के कचरे में अवैध फॉर्मेलिन केमिकल मिला है। सासू माँ कह रही है कि आपने जेठ जी को मारकर उनके टुकड़े पार्सल में मंगवाए हैं। सच सच बताएं, उस पार्सल में क्या है? मेरी बात का यकीन करोगी या तुम भी अपने पति अमित की तरह मुझे ही कातिल मान चुकी हो? मुझे किसी पर अंधा भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ सबूत चाहिए। खोलिए इस गुप्त अलमारी को और बताइए क्या सच है। रात के ठीक 2:05 नीचे से भारी जूतों की आवाज और चीख पुकार सुनाई देती है। तभी पिछले दरवाजे पर टिंग टोंग की घंटी बजती है। मायरा सीक्रेट पैनल के पीछे से एक और पार्सल लेकर आती है जिसके साथ एक 30 साल का नवयुवक माधव अंदर दाखिल होता है। उसी समाज बाहर के दरवाजे से अमित, रोहिणी और वेद प्रकाश जी। पकड़ो इंस्पेक्टर साहब, इस उल्टा को पकड़ो। देखा आपने, कमरा बंद करके अपने पाप छुपा रही थी। और प्रज्ञा, तू यहाँ क्या कर रही है इसके पास? हट दूर उससे। प्रज्ञा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा था ना कि इसके कमरे में मत जाना। इंस्पेक्टर साहब, वो अलमारी के पीछे देखिए, वही है वो गुप्त जगह जहाँ ये पार्सल छुपाती है। अरे बाप रे, देखो इसने तो यहाँ अपने यार को भी बुला कर रखा है। मैं गलत नहीं कहती थी, ये लड़की अय्याशी कर रही है। यही इसका यार है जो रात के 2 बजे पार्सल लेकर आता है। हाँ साहब, देर मत कीजिएगा, पार्सल काटिए, इसमें मर्डर का सामान है। कभी ये पीछे खेत में कुछ गाड़ती है तो कभी तहखाने में। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सिपाहियों, अलमारी के पीछे रखे दोनों पार्सल बाहर निकालो। सिपाही चाकू से पार्सल का लाल कॉन्फिडेंशियल टेप काटता है। ढक्कन खुलता है। अमित और रोहिणी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? इसमें तो कोई लाश या इंसान के टुकड़े नहीं हैं। पार्सल के अंदर से निकलती है एक हाईटेक फॉरेंसिक किट, वॉइस रिकॉर्डर, जमीन खोदने वाली छोटी औजार और एक सील बंद लिफाफा जिस पर लिखा है CFL DNA मैच रिपोर्ट। ये सब क्या है? इसमें मेरे बेटे अविनाश के टुकड़े कहाँ हैं? ये डॉक्टरी सामान क्यों है? भाभी, ये क्या बकवास है? तुम कुरियर से फॉरेंसिक का सामान क्यों मंगवा रही थी? मैं इसका कोई यार नहीं हूँ। मैं मायरा का सगा भाई हूँ और CID में डिटेक्टिव हूँ, और मेरी बहन कोई अनपढ़ गवार बहू नहीं है। शादी से पहले मैं CID में सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट में थी माँ जी। और ये पार्सल कोई आशिक नहीं, मेरा भाई माधव फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से मेरे लिए कत्ल के सबूत मंगवा रहा था। क्या? फॉरेंसिक एक्सपर्ट? हाँ माँ जी, आपका बड़ा बेटा अविनाश विदेश नहीं गया था। 4 महीने पहले हवेली के पुराने अस्तबल के पीछे आपके इस चहेते छोटे बेटे अमित ने अविनाश जी का कत्ल करके उन्हें जिंदा गाड़ दिया था। मायरा की बात सुनते ही पूरा कमरा हैरान रह जाता है। अमित का चेहरा सफेद पड़ जाता है। झूठी औरत, बकवास बंद कर। मर्डर मैंने नहीं, तुमने किया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार करो। नहीं अमित, जेठानी जी बिल्कुल सच कह रही हैं। प्रज्ञा, तू इसका साथ दे रही है? हाँ, क्योंकि जब दोपहर में मुझे कचरे में फॉर्मेलिन मिला तो मुझे जेठानी जी पर शक हुआ था। पर अभी कमरे में आकर जेठानी जी ने मुझे पार्सल का सच दिखाया। इस पार्सल में जो DNA रिपोर्ट आई है वो उस कंकाल की है जो अस्तबल के पीछे मिला है, और उस पर लगे फिंगरप्रिंट्स आपके हैं अमित। अमित राय, अपने ही बड़े भाई के मर्डर और जायदाद हड़पने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, किया मैंने मर्डर। वो सौतेला था माँ, पिताजी ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। मैं अपने हक के लिए ऐसा कैसे न करता?
नीच कपूत, तू मेरा ही खून है या कोई जल्लाद? जायदाद के लालच में तूने अपने ही भाई की जान ले ली। मैं तो अंधी हो गई थी जो अपने ही बेटे के कातिल को सीने से लगाकर घूम रही थी। अरे धिक्कार है तुझ पर अमित, तूने सिर्फ अविनाश का कत्ल नहीं किया, तूने इस बाप का भरोसा और हमारे पूरे परिवार की इज्जत की भी हत्या कर दी। अरे तू इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। भैया आप ऐसा कैसे कर सकते? आप इतने नीच निकलेंगे। हम सब भाभी को शक की निगाह से देख रहे थे और असली कातिल तो मेरे अपने ही घर में छिपा बैठा था। लालची और मक्कार इंसान, अपनी हवस के लिए तुमने अपने ही बड़े भाई को जिंदा गाड़ दिया और हफ्तों से मासूम जेठानी जी पर इल्जाम मढ़ रहे थे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अविनाश जी तुमसे जान से ज्यादा प्यार करते थे अमित। वो तो सारी जायदाद तुम्हारे ही नाम करने वाले थे, लेकिन तुमने एक पल में सब कुछ तबाह कर दिया। रोहिणी और वेद प्रकाश जी अमित को थप्पड़ मारते हैं। पुलिस अमित को घसीटते हुए ले जाती है। अगली सुबह 7 बजे सूरज की किरणें हवेली में फैल रही हैं। मायरा बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मनोज का, बांझ का और अपने ही बेटे के कातिल को सीने से लगाकर घूमती रही। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, परिस्थितियां ही ऐसी थी। मुझे दुख है कि मैं अविनाश जी को बचा नहीं पाई। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पति को न्याय दिलाया है मायरा। और प्रज्ञा बेटा, अगर तू इस घर में आकर राधा की ढाल न बनती तो शायद ये सच कभी बाहर नहीं आता। बाबूजी, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। जुल्म, खौफ और धोखे के काले बादल हवेली से हमेशा के लिए छट चुके थे। समय का पहिया घुमा और 6 महीनों बाद वही हवेली खुशियों से चमक रही थी। रोहिणी और वेद प्रकाश जी ने अपने बहुओं को सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बेटियां मानकर उनका कन्यादान करने का फैसला किया था। मंडप में 2 सुंदर वेदियां बनी थी, जहां मायरा और प्रज्ञा दुल्हन के लाल जोड़े में सजी बैठी थी। सामने सुयोगी और अच्छे घराने से आए 2 दूल्हे अपनी अपनी वेदियों पर बैठे हुए थे। मेरी प्यारी बच्ची मायरा, एक वक्त था जब मैंने तुझे इसी घर में मनहूस कहा। ना जाने कितने कड़वे ताने दिए, पर तूने मेरी हर कड़वाहट को पीकर भी इस घर के मान और सच की रक्षा की। आज जब तू इस घर से बेटी बनकर विदा हो रही है तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा। माँ जी, अतीत की कड़वाहट को तो हवा बहा ले गई। आपने और बाबूजी ने हमें जो बेटी का दर्जा और सम्मान दिया है, उसने मेरे हर पुराने जख्म को भर दिया है। आप रोइए मत माँ जी, आज तो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मायरा और प्रज्ञा, तुम दोनों सिर्फ इस घर की बहुएं बनकर आई थी, पर आज तुम इस हवेली की वो ढाल और नींव साबित हुई हो जिसने हमें टूटने से बचा लिया। आज एक बाप के तौर पर मैं गर्व से तुम दोनों का कन्यादान कर रहा हूँ। भगवान करे तुम्हारा आने वाला जीवन खुशियों से और अपार प्यार से भर जाए। भाभी, अब मुझे ताने मारने के लिए कोई नहीं मिलेगा, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों को एक सच्चा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिल रहा है। हमारे घर की रौनक तो आप ही थी जेठानी जी, या यूं कहूँ कि मेरी बड़ी बहन मायरा, अगर उस तूफानी रात को मैंने आपकी ढाल बनने का फैसला ना लिया होता तो शायद आज मैं सच और इस खूबसूरत परिवार को कभी ना समझ पाती। प्रज्ञा, तो मेरी सिर्फ देवरानी नहीं, मेरी ढाल थी। लेकिन दोस्तों, क्या सच में एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है? और अगर आज मेरी देवरानी मेरे साथ ना होती तो क्या मैं ये जंग जीत सकती थी? कमेंट में बताइएगा।